हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, यानी पहला चैप्टर है आपका वर्ण विचार। इससे पहले आप लोगों ने पिछले क्लास में जो हिंदी व्याकरण की जो है आपको जो है इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को मैंने बताया था कि हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं, हिंदी व्याकरण के माध्यम से सीखना क्या क्या पड़ता है, क्या क्या चीज हम सीखते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर, यानी व्याकरण को जो है आपको जो है 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें वर्ण विचार, उसके बाद क्या था शब्द विचार, उसके बाद क्या था वाक्य विचार, यानी 3 खंडों में बांटा गया है। ऐसे तो आप विस्तीर्ण में पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से 3 भागों में ही बांटा गया है, 3 खंडों में ही बांटा गया है। तो जिसमें आपका पहला हो गया आपको वर्ण विचार, जिसमें आपने पढ़ा था कि वर्ण विचार के माध्यम से आप क्या क्या सीखते हैं, आकार, उच्चारण और भेद। तो आज इस पाठ में आप सीखेंगे कि आकार वर्णों का कैसा होता है, उच्चारण किस तरह करेंगे, उसके भेद कितने होते हैं, यानी इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह कि आपको अगर संधि विच्छेद चैप्टर में चाहते हैं कि कहीं भी संधि करने में या फिर संधि विच्छेद करने में दिक्कत ना हो, तो वर्ण चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप बढ़िया से समझ गए तो आपको संधि विच्छेद चैप्टर में जरा सा भी कठिनाई जो है नहीं आने वाला है, यानी कठिनाई नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य कि आपको अगर संधि में कमांड करनी है तो संधि में कमांड करने के लिए उससे पहले आपको वर्ण विचार चैप्टर पर कमांड रहना जरूरी है, करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका जो है आज का चैप्टर क्या है, वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। ठीक है, वर्ण विचार। सबसे पहले समझिए, डिफिनीशन समझिए। सबसे पहले वर्ण विचार कहते किसे हैं, यानी इसकी परिभाषा समझिए। कहता है कि जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, क्या उच्चारण, उसके बाद आकार, उसके बाद भेद तथा कहता है उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। किसका वर्णन हो, नियमों का, किसका, नियमों का वर्णन हो। ठीक है, कहता है कि व्याकरण के उस विभाग को वर्ण विचार कहते हैं, यानी आप नियम समझेंगे। नियम में भी किस किस का नियम, कि उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का, कि शब्द आखिर बनता कैसे है। तो कहता है इन सब सारी चीजों का जो वर्णन हो उसी को कहा जाता है व्याकरण के उसी विभाग को कहा जाता है आपको वर्ण विचार। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपने जहां अभी ऊपर में आपने पढ़ा कि उच्चारण होगा, आकार होगा, भेद होगा तथा शब्द बनाने के नियमों का वर्णन होगा, वही हो जाएगा आपको वर्ण विचार। तो आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उच्चारण भी आएगा, आकार भी आएगा, भेद भी आएगा, और उसके बाद जो है शब्द कैसे बनता है। हम लोग जो है क्या करते हैं, एक एक वर्णों को जोड़ के क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और एक एक शब्दों को जोड़कर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो आखिर बनता कैसे, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, पर डीपली अगर कुछ पूछ दिया जाए तो जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह कि व्याकरण में आगे जाना है तो पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो ये समझिए आपका बेसिक चैप्टर है, समझिए बेसिक चीजें हैं, जड़ की जो चीजें होती है। तो समझ गए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। अब अगला है वर्ण किसे कहते हैं। कहता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तथा कहता है वर्ण को अक्षर भी कहा गया है, यानी आप वर्ण को वर्ण कहिए या फिर वर्ण को आप अक्षर कहिए, बतवा बराबर है, मतलब बात बराबर है। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे अ, हर्षी, क, च, ट, त, प, य आदि। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ देख रहे हैं क्या अक्षरों में, कुछ आपको जो है अंतर नजर आया कहीं पे कुछ, क्या जी, वेरी गुड। क में हलंत लगा हुआ है, ये जो ऐसे जो लगा होता है ना, ये ऐसे ऐसे, इसको हलंत बोला जाता है। इसको बोला जाता है आपको क्या, हलंत बोला जाता है। हलंत मतलब हलंत बोलिए या फिर आप हल बोलिए, इसका मतलब होता है आधा। इसका मतलब क्या होता है, आधा। अब कहेंगे क्या कि ये क में ऐसे लगा है तो किधर आधा है, कहीं कुछ पता तो नहीं चल पा रहा है। ये क में ऐसे हलंत लगा हुआ है, ये जो ऐसे हलंत लगा है तो इसका मतलब क आपको क्या हो गया, आधा। जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए ऐसे क्या लिखते हैं तो देखते होंगे ये ऐसे रहता है कि नहीं रहता है, इस तरह से। तो कभी सोचते हैं कि ये ऐसे किस तरह से होता है, क्यों होता है। तो ये इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको जो है अ इसके साथ अभी नहीं है, अ यानी स्वर इसके साथ नहीं है, यानी इस आधा को बेचारा जो इसे लूल्हा हो गया है ना, इसको पूरा सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए इस क में हम क्या करेंगे, प्लस अ कर देंगे। अब जाके ये जो यहीं तक अटका हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी क पूर्ण रूपेण
सीधा हो गया, यानी पूरा पूरा क हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क हो गया आपको व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे पढ़ेंगे आप, क हो गया व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण बिना यानी बिना स्वर के सहायता से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, किस तरह से व्यंजन में स्वर की भूमिका होती है। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि ये जो ये हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, जितना भी यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है हलंत लगा है, सब का सब आपका क्या है, आधा है। ये च भी क्या है, आधा है। ये ट भी क्या है, आधा है। त भी क्या है, आधा, यानी सब का सब क्या है, आधा है। और यहाँ पे वही कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो। अब ये तो खुदे बेचारा आधा है, इसको आधा कैसे करे, ये खुदे अभी आधा है। यहाँ पे क्या है, ये अभी क में हलंत लगा हुआ है, यानी खुदे आधा है। तो क्या इसको फिर से आप तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे जो है ऐसे, मान लो यहाँ पे पूरा क है, इसको कहेगा तोड़ने, तो हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको जी, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, क में हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, प्लस इधर अ को हम क्या कर देंगे, अलग हो गया। क प्लस अ बराबर होता है पूरा क। जैसे मान लो कहीं पे मान लो क्या कहते हैं, मान लो चौय है, चौय हलंत है, सॉरी, जैसे मान लो पूरा पूरा चौय है, कहेगा क्या कि इसको आधा करिएगा, कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे आधा करेंगे, चौ हलंत करके इसमें क्या करेंगे, अ, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये चौ आधा हो गया, प्लस क्या हो गया, अ हो गया। तो इस तरह से हम वर्णों को तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण वो जिसका ना तो खंड होगा ना तो टुकड़ा होगा, यानी हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसी को कहा जाता है वर्ण। यहाँ तक क्लियर है। इसमें उच्चारण का नियम लग रहा है, इसमें जो है उच्चारण का नियम लग रहा है, क्योंकि क है तो क क्या होगा, आधा उच्चारण होगा। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है ना। यहाँ पे जो है उच्चारण का नियम लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देख लीजिए, बच्चा जो है पूछा है कि मैडम जी इसमें जो है किस चीज का नियम लग रहा है, तो इसमें उच्चारण का नियम लग रहा है। बहुत अच्छे, पूछना भी चाहिए, पूछने से जो है और ज्ञान खुलता है। कि यहाँ पे कहता है नियम आखिर लगा है, तो लगा किस चीज का, कहता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ये तो खुदे बेचारा आधा है, क में हलंत लगा, यानी क आपको क्या है, आधा है। अब बात रही यहाँ पे कि इसमें नियम कौन सा है, तो नियम ये है कि इसका जो उच्चारण, ये जो आधा 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 अक्षर है, तो इसका भी उच्चारण किसी नियम से होगा, है ना। तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो है आपको क आधा है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीखा जाए। सिर्फ व्याकरण का मतलब ये नहीं कि हमको लिखना सीखना है शुद्ध शुद्ध, या फिर पढ़ना सीखना है शुद्ध शुद्ध। व्याकरण का मतलब ये होता है कि हमको बोलना भी शुद्ध शुद्ध आना चाहिए। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो आधा आधा अक्षर है, तो इसका उच्चारण हो तो हो कैसे, ये भी बात सही है। यहाँ पे उच्चारण वाला नियम है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लो ऐसे लिखा रहता है क्या, तो इसको पढ़ेंगे क्या, क्या। अब मान लो इसी के जगह रहेगा पूरा क और या, तब पढ़ेंगे कया। अब आप बताइए, उच्चारण में अंतर आया। व्याकरण का मतलब यही ना होता है कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पे देख लो, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल था आपका। तो चलिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे आधा है, यहाँ पे सारा 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 जो आधा है, जैसे मान लो यहाँ पे त है, चलो हम लिखेंगे ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए तो, त्याग। नॉर्मली त्याग, यानी त्याग, झट से त के बाद झट से अगला वर्ण हमको बोलना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है, त्याग। यही मान लो यहाँ पे रहेगा पूरा त या, अब इसको क्या पढ़ेंगे, तयाग। तो इस तरह उच्चारित होना चाहिए कि लगे त के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उच्चारण इस तरह होगा कि लगे त के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको पढ़ेंगे त्याग, इसको पढ़ेंगे तयाग, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे कया। कितना अंतर आ गया। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते उसी को हम या तो वर्ण कहेंगे या तो अक्षर कहेंगे। यानी वर्ण को ही अक्षर कहिए, अक्षर को ही वर्ण कहिए। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आधा वर्ण का भी अपना क्या मायने मतलब होता है, आधा वर्ण की भी क्या भूमिका होती है ना, उच्चारण करने में या फिर लिखने में। लिखने में तो आधा लिख ही लेते हैं, मेन होता है उच्चारण में उसकी आधा वर्ण की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे, बहुत अच्छे, इसी तरह पूछा करो जहाँ पे डाउट हो। देखो डाउट सबका क्लियर हो गया और एक सवाल भी बन गया कि इसमें क्या नियम है, तो इसमें क्या नियम है, उच्चारण का नियम है एक तरह से।
चलिए अब अगला है आपका वर्णमाला किसे कहते हैं। कहता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का क्रमबद्ध समूह है क्या, क्रमबद्ध मतलब होता है तरीके से, एक लाइन से, है ना, लगातार, ये होता है क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध यानी एकदम लगातार, है ना। तो कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध समुदाय क्या है वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए। कहता है आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए। अब 52 वर्णों में देखना ये है कि 52 वर्णों में किस वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 52 वर्ण में किस वर्ण का क्या क्या नाम रखा गया है। कहने को तो हम कह देंगे कि आधुनिक हिंदी में 52 वर्ण है, लेकिन 52 वर्णों में भी तो अपना अपना नाम होगा उसका। तो यहाँ पे देख लीजिए 52 वर्ण तो है, लेकिन 52 वर्णों में भी बांटा गया है। एक बांटा गया है स्वर वर्ण और दूसरा बांटा गया है आपको व्यंजन वर्ण, ठीक है, 52 वर्णों में। तो देखते हैं कि स्वर वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं और व्यंजन वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो स्वर वर्ण में कौन कौन सा अक्षर आ गया बताइए तो, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पे एक छूटा हुआ है, यहाँ कहाँ है, अच्छा यहाँ है, एक यहाँ हो गया आपको औ, ठीक है। कुल हो गए, आप ध्यान से गिनिए तो कुल हो गए आपको कितना, 11। इसका मतलब यही हुआ कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि स्वर वर्ण की संख्या होती कितनी है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण देख लीजिए, यहाँ है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब कवर्ग के अंतर्गत आ गया क, ख, ग, घ, अंग, यानी टोटल आ गए आपको 5 अक्षर। अगर आपको 5 अक्षर नहीं बोलना है, आपको शॉर्ट में ही बोलना है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कवर्ग, ठीक है। यानी कवर्ग से पवर्ग टोटल अक्षर आपको हो गया, आपको कितना, टोटल हो गया आपको कितना, 25। व्यंजन वर्ण में देख लो। अब आप कहेंगे यहाँ पे 52 वर्ण मैडम आपने कहा था, तो 52 वर्ण तो है, बट 11 हो गया स्वर वर्ण। 11 कौन सा वर्ण हो गया, स्वर वर्ण हो गया। अब इसमें देख लो स्वर वर्ण 11 है, तो उधर टोटल कितना बच गया अक्षर, 41 बच गया। अब 41 में देख लो अभी 25 से आपको दिख रहा है, ये 25 हो गया आपको व्यंजन वर्ण तो है, बट इस व्यंजन वर्ण का भी अपना नाम है। नाम क्या है जी, तो इस 25 व्यंजन को हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्योंकि स्पर्श व्यंजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 25 व्यंजन का जो हम व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण करेंगे ना, तो किसी न किसी तरह से स्पर्श होता है, टच होता है उच्चारण के क्रम में। अब क्या टच होता है, कैसे टच होता है, क्या स्पर्श होता है, वो तो आगे जानेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जैसे हम जो 25 वर्णों का जो हम जब उच्चारण करते हैं तो टच होता है। जैसे जीभ से बोल, जैसे मान लो कि आप बोलो पापा, तो पापा बोलते हैं तो किसका किसका स्पर्श हो रहा है, दोनों ओष्ठ का स्पर्श हो रहा है। तो देखो इसलिए स्पर्श व्यंजन। जैसे बोलेंगे आप क्या, चाचा, चाचा बोलते हैं, तो बताइए तो पहली बार जीभ च बोलते हैं तो कहाँ टच हो रहा है, तालू में। मेरा जो निचला दांत है उसके नीचे वाले जो वो चमड़ा होता है वहां पे चाचा, च बोलते हैं तो पहली बार जीभ वहां पे तालू में टच होता है, उस भाग को कहा जाता है आ, यानी मुंह के आंतरिक का जो हिस्सा होता है उसका भी अपना अपना नाम है, आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो यानी चाचा जो हम बोलते हैं तो पहली बार जीभ च जो जब उच्चारित होता है तो पहली बार जीभ आपको टच होता है आपको कौन सी में, तालू में। तो इसका मतलब प्रश्न इस तरह से आता है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो च का उच्चारण स्थान होगा तालु। जैसे कहेगा प का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प का उच्चारण स्थान होगा ओठ, है ना, या ओष्ठ। तो समझ गए ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि स्पर्श होता है हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो समझ गए यहाँ तक। 11 क्या होगा स्वर वर्ण, 25 क्या होगा व्यंजन वर्ण तो है, बट व्यंजन वर्ण में कौन सा, स्पर्श व्यंजन। यानी ये जो कवर्ग से पवर्ग तक का जो अक्षर है, यानी टोटल हो गए 5 25, सभी में 5 5 5 5 है, ये टोटल हो गए आपको स्पर्श व्यंजन। अब जो बच गया, अब कितना बच गया आपको, 16 बच गया, 16 बच गया ना 41 में। अब देख लीजिए यहाँ पे 16 में जो है कौन कितना है, किसका अपना अपना क्या नाम है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको 25 पीछे हो गया, ये टोटल आपको बच गया कितना, 16। कितना बच गया, 16। अब देख लीजिए यहाँ पे य र लव, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं य र लव तालब समुदन स दंस, ऐसे इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी व्याकरण में, व्याकरण की दृष्टि से उसका भी अपना नाम है। तो देख लीजिए यहाँ पे य र ल व, इसका नाम क्या है, अंतः अस्थ। यहाँ पे तालव्य श मूर्धन स दंत स ह, इसका नाम क्या है, ऊष्म। अक्षर तर ज्ञ और स्र, इसका नाम क्या है, संयुक्ताक्षर। बड़ा र और ढ, इसका नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। अंग और अ, इसका नाम क्या है, अयोगवाह। देख लिए ना आप।
आप अच्छे अच्छों से विश्वास ना हो तो अच्छे अच्छो अच्छा स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि बताइए भैया अंत अस्थ कितने होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, जो डीपली नॉलेज लिया है, जो एक एक करके बेसिक ज्ञान जिसको है, वो आपको बता देगा कि यार अंत अस्थ है। पूछ दो भैया संयुक्ताक्षर कितने होते हैं बताओ, तो पता ही नहीं है उसको। पता है कि अक्षर ज्ञान सब पता है, कौन नहीं वहां से कबीर खाने तक पढ़ा है, सबको एक एक अक्षर का ज्ञान है, लेकिन नाम पूछ दो ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये उष्म क्या है, ये संयुक्ताक्षर क्या है, ये अंतस्थ क्या है, ये अयोगवाह क्या है। तो देख लो, अपना अपना सबका नाम होता है और ये नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न इस तरह से आएगा कि य क्या है, या फिर र क्या है, या फिर आपको जो है अक्षर में से कुछ दे देगा, त्र क्या है, और आपको ऑप्शन में रहेगा आपको संयुक्ताक्षर है या द्विगुण है या आपको क्या कहते हैं उष्म है या फिर अंतअस्थ है। तो ये पढ़े रहेंगे तब ना आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पे वही कहता है कि ये जो 16 हो गए टोटल के टोटल, तो यानी अंतअस्थ कितने हो गए आपको 4। कौन कौन हो गए बताइए, 11 लवा। उष्म वर्ण कितने हो गए 4। कौन कौन हो गए, वेरी गुड। संयुक्ताक्षर कितने हो गए 4। कौन कौन हो गए, यह और स्र। द्विगुण व्यंजन बड़ा र और ढ, और अयोगवाह अंग और अ। प्रत्येक का नाम समझ गए। 16, उधर कितना था 25, इधर कितना हो गया 16। 25 16 कितना हो गया 41, और 41 में आप 11 जोड़ देंगे कितना हो गया 52। कुल 52 वर्ण हुआ। यही था ना कि आधुनिक हिंदी में जो है आपको कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। अब आपको इसी में समझना है कि आपने पीछे पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, पीछे पढ़ा था। अब देखिए वर्णमाला का उत्तर यहाँ पे प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो यही जो वर्ण का क्रमबद्ध समुदाय है ना, लगातार ये जो क्रमबद्ध है ना, देख लीजिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके क्या हुआ खत्म हुआ, इसी को हम क्या कह सकते हैं वर्णमाला। समझ गए, 2 प्रश्न का उत्तर एक ही में मिल गया। आपने आधुनिक वर्ण में जो है 52 वर्ण भी समझ गया, उसका नाम भी आप लोगों ने समझ लिया, और उसके बाद जो है आपको वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसी क्रमबद्ध समुदाय को लगातार एक एक वर्ण लिखा हुआ एक के बाद एक, यही हो गया आपको क्या वर्णमाला। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे है लिपि किसे कहते हैं। कहता है कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, कहता है जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो भाषा का लिखने का ढंग क्या है भैया, बिल्कुल ढंग है। हर एक भाषा को हम हर एक तरीके से लिखते हैं। अब कहेंगे कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो जैसे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने लिखा राम, ठीक है, फिर इसी को चलो हम इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इसी को चलो हम थोड़ा सा संस्कृत में लिख लेते हैं, ठीक है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब देख लो यहाँ जो हमने राम लिखा है, ये जो र है, इंग्लिश में भी राम हमने लिखा है, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे जो र है, र के बदले क्या आ गया आर आ गया। अब बताइए इस र से ये र थोड़ा भी मिल रहा है क्या, देखो इसका ढंग अलग है, इसका ढंग अलग है, ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है। हाँ, उसी जगह पे संस्कृत में क्या हो गया कि राम तो जो कहते हो लिखा गया, बस हमने क्या किया यहाँ पे विसर्ग दे दिया। विसर्ग दे दिए तो विसर्ग का मतलब होता है कि वो संस्कृत है, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण भी राम नहीं होगा, उच्चारण होगा रामः, क्योंकि विसर्ग का मतलब होता है ह की तरह उच्चारण होनी चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ेंगे राम, यहाँ पे पढ़ेंगे रामः, यानी ये हो गया संस्कृत, सॉरी हिंदी, और ये हो गया संस्कृत। लेकिन दोनों में, अब दोनों भाषा में है, 2 भाषा में, लेकिन इसका भी र मिल रहा है और इसका भी र मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एक ही लिपि है, ये दोनों है आपको देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, क्या समझे आप, ये हो गया आपको देवनागरी लिपि, ठीक है। लेकिन बच गया बीच में ये इंग्लिश वाला, ये बिल्कुल ना इस र से मिल रहा है ना इस र से मिल रहा है, तो भैया ये कौन सा लिपि हुआ, तो ये हो गया आपको रोमन लिपि, ठीक है। तो इसी यहाँ पे वही कहता है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अभी आपने जो है यहाँ पे बस 2 ही लिपि समझा आप लोगों ने, जो है एक देवनागरी एक रोमन, आगे और समझेंगे, बहुत सारी लिपियां हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है सब जगह का अपना अपना अलग लिपि होता है ना। अलग लिपि में अक्षरों का निर्माण होता है, अलग लिपियों में जो है वो तैयार किया जाता है, अलग अलग सब जगह का अपना अपना भाषा है ना। बंगाल जाएंगे तो बंगाली बोलते हैं, पंजाब जाएंगे पंजाबी बोलते हैं,
तो उसका अपना अपना अलग अलग लिपि है। लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में इधर जो हम लोग बोलते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, आपको नेपाली हो गया, सॉरी, और मराठी भी हो गया, ये मराठी सारे के सारे आपको हो गए देवनागरी लिपि। जैसे कि मान लो यहाँ पे मराठी है, अगर मराठी में भी कुछ लिखा रहेगा तो वो देवनागरी लिपि में है, यानी इसी तरह का अक्षर होता है। तो इस तरह का अक्षर है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, भले ही उसका अर्थ समझे चाहे ना समझे, लेकिन पढ़ तो सकते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, और सारा का सारा किस लिपि में लिखा होता है? देवनागरी लिपि में, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे बात रह गई, एक बीच में आ गया आपको मराठी। ये मराठी हम लोगों के तरफ का नहीं है, मुंबई तरफ का है ना। तो ये हम लोग पढ़ तो लेंगे बुक अगर मिल जाए तो, लेकिन उसका अर्थ हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आप समझ गए ना कि भाषा के लिखने के ढंग को आपको क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे में एग्जाम्पल भी आप लोगों ने समझ लिया कि जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली जिस लिपि में लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली जिस भाषा में लिखी जाती है वो हो गई आपको क्या? देवनागरी लिपि। अब अगला आ गया रोमन लिपि। कहता है कि अंग्रेजी जिस लिपि में लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट यहाँ पे समझाया, ये जो राम लिखा है या मोहन या श्याम कुछ भी लिखा रहेगा, इसकी लिपि अलग है। इस लिपि से, देवनागरी लिपि से जरा सा भी कोई तालमेल नहीं है। वो अलग तरीके से लिखा है, वो अलग तरीके से लिखा है। देवनागरी लिपि में पहचान है कि हम राम लिख दिए, ऊपर में ये देखो ये जो लाइन खींचा हुआ इसको सीरो रेखा बोला जाता है। सीरो रेखा इसकी पहचान है देवनागरी लिपि में। लेकिन इंग्लिश में देखो तो कहीं ऊपर नीचे कहीं कोई लाइन है नहीं है। तो हर लिपि की अपनी लिखावट अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसका अपना अपना एक साक्ष्य अलग है। तो समझ गए ना आपको कि देवनागरी लिपि में और रोमन लिपि में क्या अंतर होता है? कि ये हो गया आपको रोमन लिपि और ये हो गया आपको देवनागरी लिपि। अब अगला है, कहता है कि गुरुमुखी लिपि। कहता है कि पंजाबी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। अब आगे कहता है कि फारसी लिपि। कहता है उर्दू और कश्मीरी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? फारसी लिपि कहते हैं। यानी उर्दू तो आप लोग समझते होंगे, जो मुस्लिम भाई लोग पढ़ते हैं, जिसको किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे है कश्मीरी भी, यानी उर्दू की तरह ही होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं फारसी लिपि। कहेगा कि उर्दू जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में, है ना। अब अपना लोग कहेंगे क्या कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, है ना। अपना लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। चलिए अब कहता है वर्ण के कितने भेद है? तो वर्ण के आपको कितने भेद है? 2 भेद है। पहला बताइए, दूसरा बताइए। व्यंजन वर्ण। पहला हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। कहता है, अब समझिए यहाँ पे स्वर वर्ण कहते किसे, है ना। कहता है कि स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः मतलब अपने आप ही होगा, किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। कहता है स्वतः होता है, अथवा जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी स्वर वर्ण वो हो गया जिसे कभी भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, स्वयं ही उच्चारित होता है, स्वयं अपने आप में ही वह हर तरह से परिपूर्ण होता है। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। समझ गए? जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है पीछे जो अभी जस्ट आपने समझा, 11 जो अक्षर थे स्वर वर्ण के, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ भी प्रश्न बन गया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जिसे दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब आप कहेंगे कि कैसे हम समझे कि दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती? तो थोड़ा व्यंजन पढ़िए तब समझ में आएगा कि कैसे नहीं लेनी पड़ती। अब कहता है इनकी संख्या आपको कितनी हो गई? 11। कहता है जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी स्वर वर्ण का काम क्या है? मूल रूप से व्यंजन वर्ण को सहायता प्रदान करना। यानी व्यंजन वर्ण में अगर स्वर वर्ण की सहायता नहीं लगेगी, यानी स्वर वर्ण अगर उसमें ना हो, तो व्यंजन वर्ण हम बताए थे पीछे कि क जैसे आधा था, ट आधा था, यानी वो लूला लंगड़ा ही रहेगा, मतलब आधा आधा ही रहेगा। हम जो पूरा पूरा कोई अक्षर लिखते हैं तो पूरा पूरा अक्षर लिखते हैं तो उसमें स्वर को हमको जोड़ना पड़ता है, स्वर की सहायता उसमें प्रदान करनी पड़ती है, तब जाके वो व्यंजन पूरा पूरा हम लिखते हैं। यानी आप समझ लो ना कि ये जो 11 अक्षर है ना, 11 अक्षर के बाद जितना सारा अक्षर बच गया सबका सब आपको क्या है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण बिना स्वर के सहायता से एक कदम भी आगे चल नहीं सकता। तो समझ गए ना कि स्वर वर्ण उसे कहेंगे जिसे किसी भी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। ठीक है। कहता है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला बताइए ह्रस्व, दूसरा बताइए दीर्घ, तीसरा बताइए
पलूत। यानी तीन भेद हुए जिसमें पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ और तीसरा हो गया पलूत। कहता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जो एक मात्रिक हो, अर्थात जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। यानी एक मात्रिक मतलब एक मात्रा, याद रखना है। एक मात्रा का समय कैसे लगता है थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको अ हर्षी हर्षु एवं री, इसको पढ़ेंगे अ ई उ एवं री। अब कहेंगे एक मात्रा कैसे? अ, नॉर्मली बोल दिया अ, और वही उसी जगह पे बोलेंगे आ, तो आ में थोड़ा सा लंबा समय लगता है। अगर बोल दिए यहाँ पे ई, तो एक मात्रा का ई तुरंत बोल दिए इक, इमली। और वही मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं रहेगा ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर लंबा जा रहा है। अब ये लंबा बोलने से पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा लिखो तब पता चलेगा। यहाँ पे जो अ है, अ क्या टूट सकता है? नहीं टूटेगा, इसलिए वह एक मात्रिक है। यहाँ पे जो ई है, ये ई टूट सकता है, नहीं टूटेगा। ऊ भी नहीं टूटेगा, री भी नहीं टूटेगा। अब कैसे नहीं टूटेगा वो तो आगे दीर्घ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलिए समझते हैं। कहता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कहते हैं जो द्विमात्रिक हो, अर्थात जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कहता है आ दीर्घई दुर्गऊ ए ऐ ओ एवं औ, ये हो गया आपको द्विमात्रिक अर्थात दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे हमने अभी जस्ट कहा कि ये कैसे टूटेगा, ये कैसे नहीं टूटेगा। अब देख लो यहाँ पे जो आ है, हम बोलेंगे अ तो नॉर्मली बोल देंगे अब बोलेंगे आ तो कैसे बोलेंगे? आम, है ना, आंवला, इस तरह से बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लो, इसको कहेंगे तोड़ेंगे कैसे? तो बिल्कुल तोड़ेंगे, अ प्लस अ करेंगे तब जाके होता है आ। एक अ इधर, एक अ इधर, कितने हो गए टोटल? 2। लेकिन यहाँ पे अ को कहेगा तोड़ो, तो कैसे तोड़ेंगे? नहीं टूटेगा, एक ही मात्रा है, तो इसलिए ये हो गया एक मात्रिक। इसमें क्या आ गया? 2 वर्ण आ गए हैं। आ में कितने आ गए? 2, अ प्लस अ। अब यहाँ पे देख लो, जैसे हर्ष, यहाँ पे है हर्षई, ये एक मात्रिक है, नहीं तोड़ सकते हैं इसको। ये द्विमात्रिक है, चूंकि यहाँ पे हर्षी प्लस हर्षी बराबर आपको क्या होता है? दीर्घई। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसमें 2 हर्षई छिपा हुआ है। यानी हर्ष आप पढ़ते हैं ना ह्रस्व और दीर्घ, तो ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व मतलब हर्षी, दीर्घ मतलब दीर्घी। समझ गए? ह्रस्व मतलब हमेशा माइंड में रखिए, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व मतलब एक मात्रा है, दीर्घ मतलब एक से अधिक मात्रा है। समझ गए ना? तो यहाँ पे इस तरह से जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको क्या कहेंगे? एक मात्रिक। और जिसमें एक से अधिक मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगे उसको हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। समझ गए यहाँ तक? अब अगला है पलूत स्वर। आपको समझना था कि ह्रस्व किसे कहते हैं? जो एक मात्रिक हो, एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ किसे कहते हैं? जो द्विमात्रिक हो, 2 मात्रा का समय लगे। किस चीज में? उच्चारण में। किस चीज में? उच्चारण में। अब अगला है पलूत स्वर किसे कहते हैं? कहता है कि जो त्रिमात्रिक हो, यानी त्रिमात्रिक मतलब क्या? 3, अर्थात जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगे। कितना समय लगे? तिगुना। अब आप कहेंगे तिगुना समय कैसे लगता है भाई? तो देखिए जैसे दिया हुआ है, हे राम ओम। अब देख लो, हे राम, हे राम, हे राम, 3 मात्रा का। इसमें 3 मात्रा नहीं, अगर आप तोड़ेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेगा। तो तोड़ना नहीं, आगे तो शब्द निर्माण करेंगे तो तोड़ तोड़ के तो बताएंगे ही। फिलहाल समझ ले कि तिगुना समय इन दोनों की अपेक्षा जो है, इसके और इसके अपेक्षा तिगुना समय तो इसमें है। तो ये हो गया आपको पलूत स्वर। तो बताइए ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिसमें दीर्घ किसे कहेंगे? जिसमें 2 मात्रा का। और पलूत किसे कहेंगे? जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक कि ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और पलूत 3 मात्रा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, कहता है कुछ स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इसे ही क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी साथ में युक्त हो, यानी किसी अक्षर के साथ युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, है ना। जैसे में देख लो, कहता है कि अ आ प्लस हर्षी दीर्घी बराबर क्या हो जाता है? ए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अ में ई जोड़िए, चाहे अ में दीर्घी जोड़िए। यानी अ में छोटा ई चाहे बड़ा ई, यानी हर्ष ई चाहे दीर्घी, बनेगा क्या? ए। उसके बाद आप आ में छोटा ई जोड़िए, यानी हर्ष ई जोड़िए, या फिर हर्ष दीर्घ ई जोड़िए, बनना क्या है? ए। क्या समझे आप? यानी यहाँ पे पूर्ण रूपेण क्या हो रहा है कि एक के बदले 2 स्वर आ रहे हैं, 2 स्वर आ रहे हैं, और दोनों स्वर मिलके कुछ नया स्वर का जो है, नया अक्षर का जो है आपको क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। यानी 2 अक्षर आ रहे हैं और दोनों अक्षर आपको स्वरे हैं। यहाँ पे आपको स्वर तो 2 अक्षर है, एक इधर अ है, एक इधर ई है।
ठीक है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों मिलके जो नया वर्ण का, नया अक्षर का जो निर्माण कर दिया, नए स्वर का जो निर्माण कर दिया, यही हो गया आपको क्या, संयुक्त स्वर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ आ प्लस ए ऐ, यानी अ आ में ए ऐ को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ऐ। अब ये ए ऐ ओ औ आपको संधि में इतना काम आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी का खेल होता है संधि में, इसलिए बोल रही है चैप्टर एकदम माइंड में फिट करते जाओ। यहाँ पे देख लो, आप देख लो अ आ प्लस हर्षु दुर्गु, यानी अ में हर्षु जोड़िए या दुर्गु जोड़िए, या आ में हर्षु जोड़िए या दुर्गु जोड़िए, बनेगा क्या, ओ, नया वर्ण बन गया। यही है संयुक्त स्वर वर्ण। जैसे अ आ में आप ओ जोड़िए या औ जोड़िए, यानी अ में ओ जोड़िए या औ जोड़िए, आ में ओ जोड़िए या औ जोड़िए, बनेगा क्या, औ, नया बना। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, संयुक्त स्वर। अगला है स्वर मात्रा किसे कहते हैं, कहता है स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, स्वर का संकेत चिन्ह। अब संकेत चिन्ह है क्या क्या, अब आप कहेंगे कि अभी जस्ट आपने पढ़ा कि स्वर को कभी भी किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपने आप में एक मात्रा है, और मात्रा को कभी किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो दूसरे को ही सहायता प्रदान कर देता है। तो यहाँ पे जो आपने 11 अक्षर पढ़े थे, स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11, लिखाएंगे आप लोग, बोलिए तो। हाँ, चलिए आज आप लोग नर्सरी क्लास के बच्चा बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो रहा है क्या। तो यहाँ पे कहता है स्वर के संकेत चिन्ह की, सॉरी, कहता है स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिखा कि क्या, 11 स्वर, ठीक है। अब इसका मात्रा क्या है थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ हमेशा व्यंजन वर्ण में छिपा होता है, ठीक है। आ की मात्रा होती है इस तरह से होती है, हर्षई पीछे से ऐसे लगता है। जैसे मान लो आप लिखोगे किरण, तो किरण जो लिखोगे तो ऐसे पीछे से लगाते हो ना, यही हो गई आपको क्या, हर्षई की मात्रा। दीर्घई होती है आगे से, जैसे लिखोगे सीता तो आगे से लगता है, उसके बाद हर्षऊ, हर्षऊ की मात्रा हो गई इस तरह से। जैसे मान लो लिखोगे कुसुम तो कहर सुकार ऐसे लिखते हो, तो ये हो गई दुर्गऊ। जैसे लिखोगे दुर्वा तो द दुर्गु का, है ना। री की मात्रा इस तरह होती है, ए की मात्रा ऐसे, ऐ की मात्रा 2 पाए, ओ की मात्रा लकीर पर 1 पाए, औ की मात्रा 2 पाए, यानी कुल हो गए आपको कितने, 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन उसकी मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 10। यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अब इस मात्रा का प्रयोग कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं अंत में ये कहूँगी कि जो भी नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और व्याकरण आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका हिंदी समझिए आधा अधूरा है। कहने का मतलब यह कि बिना व्याकरण से आप एक कदम नहीं चल सकते। जैसे स्वर के बिना व्यंजन नहीं चल सकता, उसी तरह व्याकरण के बिना आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, जरूरी है। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट मेरे चैनल जीडीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में इसका अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद।